Hello, I am Hitesh Shekhawat, a React.js developer and tutor at TechTech। आज हमारा जो सेशन 12 रहेगा, इसके अंदर हम हमारा एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस ऐप के अंदर हम OpenAI API का यूज़ करके एक AI पावर्ड आइटनरी प्रोजेक्ट सेट बनाएंगे, जिसके अंदर हम जो UI रहेगी वो भी हम AI की हेल्प से क्रिएट करेंगे। जो हमारा कोड रहेगा उसको ऑप्टिमाइज वे में भी हम AI की हेल्प से ही लिखेंगे। ये जो इसके हम क्या है प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएंगे और इसको हम नेटलीफाई या फिर वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। वो प्रोसेस भी हम इस जो आज का सेशन है इसके अंदर हम समझेंगे। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारे जो दो काम रहेंगे, पहला रहेगा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना जो हमारा रहेगा AI पावर्ड वेब एप्लीकेशन, मतलब एक आइटनरी प्लानर। सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोडक्शन बिल्ड और जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जो भी सीखा है स्टेट मैनेजमेंट, फॉर्म्स, कंट्रोल कंपोनेंट्स, लोडिंग, एरर मैनेजमेंट और जो भी कॉन्टेक्स्ट API, इन सारी चीज़ों को हम आज इस प्रोजेक्ट के अंदर कंबाइन करेंगे। देन उसको हम लाइव लाइव का प्रोसेस क्या होता है वो समझेंगे। जो हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, वो रहेगा एक AI आइटनरी प्लानर। इसके अंदर हम एक यूज़र को एक इनपुट देंगे जिससे वो जो भी अपना प्लान है उसको सेटअप करेगा और उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो हम OpenAI API की हेल्प से उसे जनरेट करवाएंगे। मतलब जो भी यूज़र अपना प्लान है उसे हमारे वेब एप्लीकेशन के थ्रू उसको सेपरेट कर पाएगा कि मुझे कौन कौन सी डिवीज़न में क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है, किस तरीके से प्लान करनी है। इसके जो फीचर्स रहेंगे वो रहेंगे, पहला जो फीचर रहेगा वो रहेगा यूज़र का इनपुट फॉर्म। मतलब जो उसका जो इनपुट फॉर्म रहेगा, जैसे एक ट्रैवलर्स के लिए लगाते हैं कि कलेक्ट प्रेफरेंसेस, डेस्टिनेशन, डेट्स, इंटरेस्ट, ट्रेवल्स एंड बजट, जनरेट आइटनरी, बटन ट्रिगर द AI। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम एक ट्रैवल के लिए बना रहे हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे कि उसको ट्रैवल के लिए चाहिए या डेली रूटीन चाहिए, इस टाइप के किस टाइप का उसको प्लानर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो फॉर्म है उसे मॉडिफाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम ट्रैवल का, कि ट्रैवल है तो ट्रैवल के जो कलेक्ट जो प्रेफरेंसेस रहेंगी, ट्रैवल की जो प्रेफरेंसेस रहेंगी वो रहेंगी डेस्टिनेशन, कि उसको कौन सी डेस्टिनेशन पे विजिट करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। जो उसके डेट्स रहेंगी वो इंटरेस्ट क्या है, फूड क्या है, या फिर जो ट्रैकिंग का है, या फिर जो प्लेसेस को विजिट करने का है, कौन क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में जो एक इनपुट फील्ड रहेगी। ट्रैवलर्स के कितने मेंबर्स हैं उनके बारे में रहेगा। बजट क्या है, एक वो चीज़ रहेगी। देन जो हमारे एक बटन रहेगा जिसके ऊपर हम जो प्लान है उसे हम OpenAI API की हेल्प से जनरेट कर देंगे। इसके अंदर जो AI हम यूज़ में लेंगे वो लेंगे OpenAI, जो हमारी AI है वो हमारी ही डिटेल्स को लेके उसे और मॉडिफाई करके उसे और प्लान स्ट्रक्चर के अंदर हमें रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देगी, जिससे जो भी हमारा यूज़र है उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं जो भी अभी प्लान में कर रहा हूँ, मतलब जिस भी डेस्टिनेशन में जाने का मैं प्लान कर रहा हूँ उसका एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल मिल जाएगा कि मुझे स्टार्टिंग से लेके मतलब जो इनिशियल डे है वहाँ से लेके जो हमारा फाइनल डे रहेगा तब तक मेरे को कौन सी चीज़ें किस तरीके से सेपरेट करनी है। अब जो हमारा तीसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन डिस्प्ले का। मतलब जो भी हमारे AI से रिस्पॉन्स आया है उसके बारे में उसको हमने किस तरीके से UI के ऊपर डिस्प्ले करा है। मतलब अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सिंपल टेक्स्ट में आएगा लेकिन कुछ इमेजेस भी आएंगी, तो वो जितनी ज़्यादा हम डिटेल उसके अंदर फिल आउट करेंगे, जितने ज़्यादा डिटेल्स हम यूज़र को प्रोवाइड करेंगे वो उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखेगा। जितनी इमेजेस हम यूज़ में लेंगे उतनी ज़्यादा एक कलर कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं कि एक जो विजिबिलिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी यूज़र की। तो इन चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना होगा, क्योंकि हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब इसको हम यूज़र इंटरेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। हमारा जो वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर यूज़र आएगा, ये प्लान करेगा, देन जो रेस्पॉन्स आएगा उसे हम जितनी अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से दिखा पाएंगे उतना ही हम जो भी हमारी एप्लीकेशन है उतनी ही हमारी प्रोग्रेसिव रहेगी। मतलब अगर मैं AI के अंदर जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसे मैं एज इट इज़ जेसन फॉर्मेट में दिखा दूंगा, या फिर मैं सिर्फ सिंपल जो टेक्स्ट आ रहे हैं उनको दिखा दूंगा, इमेज की जो URL है उनको दिखा दूंगा एक सिंपल बॉक्स के अंदर, तो ना वो इतना इंटरेक्टिव दिखेगा। और जो हमारा प्लानर है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन का जो मोटिव है वो भी वहीं पे ही क्रैश हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यूज़र उसे इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं समझेगा, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि जो हमारे पास जो हम AI ने जो रेस्पॉन्स किया है वो क्या ही दिखा रहा है। जितनी भी जो हमारी UI है उसे हम एक बेटर फॉर्मेट में बेटर स्ट्रक्चर तरीके से ही यूज़र को विजिबल करवाएंगे। मतलब जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो डिज़ाइन रहेगी उसको भी हम AI की हेल्प से ही डिज़ाइन करवाएंगे। उसे हम जो हमारा जेसन फॉर्मेट है वो प्रोवाइड कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर UI विद द गाइडेंस के साथ में हमें
दे देगा। अब तक हमने जाना कि जो हमारा आइटनरी प्लानर है वो किस तरीके से काम करेगा, कि मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब फॉर्म, देन ओपन एपीआई, देन जो भी हमारे यूआई रहेगी, जो भी डिटेल्स की यूआई रहेगी प्लान की, उनके बारे में। तो अब इसके अंदर हम रिएक्ट की कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे वो सब की बात करते हैं। पहला हमारा आता है कंपोनेंट्स, जो रिएक्ट की बेसिक चीज़ है। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ में ले रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को हम व्यू करवा रहे हैं, जो भी फॉर्म्स हैं, बटन्स हैं, इन सब को हम जितना कॉमन कंपोनेंट लेके चलेंगे उतना ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहेगा, उतना ही कम कोड हमें लिखना होगा, उतना ही ऑप्टिमाइज चीज़ें हमारे पास गैदर रहेंगी, कि हम जो भी कंपोनेंट है उसे हम मल्टीपल टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट पे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल स्टाइलिंग के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा ऐप है, उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना। सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्टेट मैनेजमेंट का। स्टेट मैनेजमेंट हम करेंगे यूज स्टेट हुक से, अगर हम लोकली कोई स्टेट प्रोवाइड करा रहे हैं तो। अगर हम ग्लोबली कोई स्टेट प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम यूज़ में लेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर कोई थीम से रिलेटेड कोई या फिर कोई बूलियन से रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस हैं, ओपन क्लोज के, ट्रू फॉल्स की जैसे कोई भी कंडीशन है, तो उनके लिए हम यूज़ में लेंगे कस्टम हुक्स। तो इन जो तीन चीज़ें हैं हमें इनको भी प्रॉपर यूज़ में लेना है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है राउटिंग। अब हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब वेब एप्लीकेशन बनाने का मतलब है कि इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल पेज होंगे। अब हम जो आइटनरी प्लानर बना रहे हैं उसके अंदर हम डॉक्स का फॉर्मेट भी देंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ में लेना है। इसके अंदर फीचर्स का फॉर्मेट देंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ट्रैवलिंग का, मैं अगर डेली रूटीन का प्लान बनाना चाहता हूं तो मैं हमारे ऐप से डेली रूटीन का प्लान बना सकता हूं, क्योंकि वो एक एआई है। हमें सिर्फ उसे डिटेल्स देनी है जो उस जो भी फीचर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं डेली रूटीन का बना रहा हूँ तो मुझे पहले ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मैं उठता कितने बजे हूँ और सोता कितने बजे हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमारा जो टाइम है उसको शेड्यूल करा देगा, कितनी मीटिंग्स हैं। फॉर्म जो हमारा रहेगा वो हम एआई के, जो भी हमारा डाटा रहेगा उसे हम एआई के थ्रू मॉडिफाई कराएंगे और उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर यूज़र को विजिबल करवाएंगे। उसको पूरे प्लान को हम एक स्ट्रक्चर की तरह विजिबल करवाएंगे। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है फॉर्म। फॉर्म हमारा हमेशा रहेगा कंट्रोल कंपोनेंट की तरह, मतलब जो भी हम फॉर्म के अंदर इंटरेक्शन लेंगे यूज़र का वो सब एक कंट्रोल कंपोनेंट की तरह काम करेगा, जिसके अंदर हम बेसिक वैलिडेशंस लगाएंगे, सबमिशन को हैंडल करेंगे कि वो जो भी डाटा है उसको किस तरीके से हैंडल मैनेज कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम फॉर्म्स के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। यप एंड फॉर्मिक का यूज़ में लेंगे फॉर्म के अंदर। यप जो वैलिडेशन के लिए काम आता है, फॉर्मिक जो फॉर्म सबमिशन हैंडलिंग इनके काम आता है। थर्ड जो देन फिफ्थ जो रहेगा वो रहेगा कंडीशनल रेंडरिंग का, कि मतलब जो हम लोडिंग स्टेट हो गई या एरर स्टेट हो गई, इसको हम हमारे डाटा के थ्रू किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आज इस ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। देन जो साइड इफ़ेक्ट रहेगा वो रहेगा जैसे यूज़ इफेक्ट हो गया, कि अगर मेरे को कोई भी डाटा है उसको जैसे डिटेल पेज की अगर कोई एपीआई है तो अब जो रेस्पॉन्स है उसको मेरे को इमीडिएट जो डिटेल्स वाला पेज है उसके अंदर उसका डाटा जो है मेरे को फिल आउट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ में लूँगा, एक तो स्टेट लूँगा यूज़ में जो मेरे को रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, और एक यूज़ इफेक्ट लूँगा जो एपीआई को फैच कराने में काम आएगा एट द सेम टाइम। अब आएगा स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन गाइड, कि हमारा जो ऐप रहेगा उसका स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। पहले हम एक रिएक्ट का ऐप बनाएंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो उसका नाम रहेगा AI आइटनरी प्लानर जो हमारा प्रोजेक्ट है। देन हम ये जब क्रिएट हो जाएगा पूरा ऐप, उसके बाद में हम एक कमांड चलाएंगे टर्मिनल उसमें पावर शेल में cd AI आइटनरी प्लानर, जिससे हम उस फोल्डर के ऊपर नेविगेट कर जाएंगे। देन हम npm i रिएक्ट राउटर डोम एंड एक्सियस, ये दोनों पैकेज को हम इंपोर्ट करा लेंगे जो हमें नीडेड है। फिर हम एक बेसिक राउटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम सेटअप करेंगे ब्राउज़र राउटर से ऐप जो app.js के अंदर, जिसके और जो ब्राउज़र राउटर देन राउट्स कंपोनेंट। अब ये किस तरीके से सीक्वेंस में लगे रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशंस के अंदर बता दिया है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। कि अब जो हम बेसिक राउटिंग करेंगे वो करेंगे हम राउट के अंदर, जैसे कि होम पेज एंड जो हमारा आइटनरी पेज है वो, कि होम पेज जिसके अंदर यूज़र को थोड़ा बहुत इंटरेक्शन के साथ में हमने एक फॉर्म दिखा दिया, देन जब हम उसको सबमिट कर लेंगे तो एक आइटनरी पेज आ जाएगा। और भी अगर हमें नीडेड है, जैसे ऑप्शनल में अगर मैं रखता हूँ कि फीचर पेज हो गया एक, या फिर एक डॉक्स पेज हो गया कि हम किस तरीके से हमारे प्लानर को यूज़ ले सकते हैं, किस टाइप के हमें प्रॉम्प्ट देने होंगे, तो उन चीज़ों के बारे में हम मतलब उसकी भी हम अलग से राउटिंग कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से पेजेस को इस वेब ऐप के अंदर ऐड करना चाहते हैं। अब आता है कि हमारा जो बिल्ड करेंगे हम ट्रैवल फॉर्म, कि जो हमारा फॉर्म है
उसको बिल्ड करेंगे। जैसे अगर मैं मल्टीपल फीचर रखना चाहता हूँ तो मैं मल्टीपल फीचर के अकॉर्डिंग फॉर्म को बिल्ड करूँगा। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल मैंने ट्रैवल का लिया है, तो जो ट्रैवल वाला फॉर्म है मैं उसको यहाँ पे बिल्ड करूँगा। जो बिल्ड ट्रैवल फॉर्म है इसके अंदर मैं एआई की हेल्प लूँगा, जिसके अंदर मैं पहले कंफर्म करूँगा कि मुझे कौन कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं ट्रैवल फॉर्म के लिए, जैसे डेस्टिनेशन, डेट्स, इंटरेस्ट, जो भी मैंने पहले डिस्कस करी थी वो सारी फील्ड्स, उसको मैं एआई को दूंगा और उसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे इस कलर कोड के साथ में जो भी मेरे यूआई की जो डिटेल्स हैं उनको उसके साथ में प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करके देन वो एआई हमारे जो सेम यूआई है फॉर्म की वो हमें क्रिएट करके दे देगी। तो हम ये फॉर्म जो हम बनाएंगे वो हम एआई की हेल्प से बनाएंगे विद अ प्रॉपर जो भी स्टेट मैनेजमेंट है उसका, वो फॉर्मिक एंड यप का यूज़ लेके। उसके अंदर अगर प्रॉम्प्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे फॉर्मिक एंड यप, तो वो जो हमारा फॉर्म का जो कंपोनेंट बनाएगा उसको फॉर्मिक और यप का यूज़ लेके बना देगा। देन आता है एआई इंटीग्रेशन, कि हम एक एपीआई ये AI service.js नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम एक्सियोस की दोनों एपीआई को कॉल कराएंगे, जैसे पोस्ट एंड गेट जो हमारी एपीआई ओपन एआई की जो एपीआई रहती है उसके लिए, जो हमें एक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी जिसको हम फर्दर हमारे फाइल्स के अंदर कॉल करा के हम उससे डाटा गेट कर सकते हैं। फिर रहेगा कि एआई की जो कॉल है और जो स्टेट है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कि जैसे लोडिंग स्टेट है, एरर स्टेट है, उनको मैनेज करना, जो हमारी जो प्रीवियस डाटा है उनको स्टोर करना, नेविगेट कराना आइटनरी पेज के ऊपर। तो इन चीज़ों को भी हमें साथ के साथ मैनेज करके चलना होगा कि जो भी हमारे यूज़र है उससे जो हमारे एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगे और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको यूज़ करने के लिए। देन आता है डिस्प्ले आइटनरी, कि जो हमने रेस्पॉन्स रिसीव करा है उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम उसे यूज़र को प्रोवाइड कराते हैं कि यूज़र को क्लियरली समझ में आ जाए कि जो उसका प्लान है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर आया है एपीआई के थ्रू। अब हम बात करेंगे जो हमारी सेल्फ चेक और जो डिबगिंग रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। मतलब हम जो भी हम वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उसमें एरर्स आएंगी, उसमें बग्स आएंगे, उसमें स्टेट मैनेजमेंट में इश्यूज़ आएंगे, तो उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। कौन कौन सी इश्यूज़ हम कॉमनली फेस करेंगे उनकी बात करते हैं, कि जो हमारी फॉर्म हैंडलिंग है तो हमारे जो इनपुट्स हैं वो सारे करेक्ट हैं या नहीं, जो हमारी डाटा फ्लो है, जो हमारे फॉर्म है जो एआई के साथ मतलब एआई की सर्विस हम फॉर्म के साथ में कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक वो चीज़ भी डिपेंड करती है। क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम एपीआई भी इनिशिएट ही लेवल पे कॉल करा लेते हैं, तो हम कई बार लूप देखने को भी मिलता है, कई बार मल्टीपल रेंडरिंग भी देखने को मिलती है एपीआई की, कई बार कंपोनेंट की मल्टीपल रेंडरिंग देखनी पड़ती है। तो उन चीज़ों के बारे में हम समझते हैं कि उन चीज़ों को भी हम साथ में मैनेज करते चलें, क्योंकि मल्टीपल एपीआई कॉल्स मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो एक किस तरीके से बता सकते हैं कि हम उसमें एक ग्लिच फाउंड करेंगे, या फिर जो हमारा iOS है वो तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर वो कोई एपीआई अगर 5 या 6 बार रेगुलर कॉल हो रही है तो एक मेमोरी लीक का इशू क्रिएट करता है, जिससे हमारा iOS हमारे जो वेब एप्लीकेशन है उसको लोड ही नहीं होने देगा, खुद की तरफ से एक एरर रिटर्न कर देता है। तो इस वजह से हम क्या है, मेमोरी लीकेज के इशू की वजह से हम जो री रेंडरिंग वाली चीज़ें हैं उनको पहले ही मैनेज करके चलते हैं। डज लोडिंग स्टेट डिस्प्ले करेक्टली, जो हमारी लोडिंग स्टेट है वो करेक्टली डिस्प्ले है या नहीं। इज़ द आइटनरी डिस्प्ले क्लियरली एंड एक्यूरेटली, जो भी हमने आइटनरी डिस्प्ले करवाई है उसके अंदर जो हमारे पास रेस्पॉन्स आ रहा है वो करेक्टली डिस्प्ले है या नहीं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं क्लियरली एंड एक्यूरेटली, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूआई की, जो हमारी डिटेल्स हैं उनको करेक्टली दिखाने की। कि जैसे हम डेट की बात करते हैं तो डेट हमारे पास आएगा यूटीसी फॉर्मेट में, जो हमारी सिस्टम डेट रहती है वो। अब उसे हम यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में कैसे दिखा सकते हैं, जैसे moment.json की एक एपीआई हो गई, तो हम पैकेज हो गया उससे इंस्टॉल करके हम जो हमारी डेट है उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर न्यू डेट के यूज़ लेके हम फॉर्मेट बना सकते हैं, हमारी डेट का खुद से एक फंक्शन बना सकते हैं। देन वो जो यूटीसी फॉर्मेट की डेट है उसको आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्ट करके उससे उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम इनकी बात कर रहे हैं कि हम जो आइटनरी है उसे किस तरीके से क्लियरली और एक्यूरेटली हम दिखा रहे हैं यूज़र को, कितना उसको समझ में आ रहा है कि हमने हमारे जो EI है उसने क्या रिस्पॉन्स रिटर्न किया है, किस तरीके से स्ट्रक्चर प्लान किया है मेरे जो भी हमारे डेस्टिनेशन है उसका, ट्रैवल जो हम टाइम कर रहे हैं उसका। देन आता है आर देयर आर एनी कंसोल एरर्स। अब कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं आनी चाहिए, ये भी एक रहता है कि जो भी हमें एरर्स हैं उन सबको रिजॉल्व करना होता है, जो हमारे वर्डिंग्स हैं उनको सबको रिजॉल्व करके चलना होता है, क्योंकि अगर बाद में एक साथ एरर आ जाती हैं तो वो भी एक बैड एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। क्योंकि जब तक हम जो डेवलपर्स हैं
अगर वो एरर दे, मतलब एक एक्सपीरियंस होने के बाद में हम खुद भी ये चाहेंगे कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर एरर्स ना आए। तो अगर हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे एरर्स को रिजॉल्व करते हुए चलने की, तो वो एक बेटर प्रैक्टिस के अंदर काउंट होता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे टेस्ट नेविगेशन है पेजेस के बीच में उसकी, कि जो हम नेविगेशन कर रहे हैं पेज की उसकी नेमिंग करेक्ट है, यानी जो हमारे नेविगेशन हो रहा है हमारे पेजेस के बीच में वो करेक्टली हमें दिखा रहा है नहीं दिखा रहा डाटा को, उनके बारे में जो हम पैरम्स के थ्रू भेज रहे हैं वो डाटा हमारे पास करेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें भी हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे। हमने एक प्रोजेक्ट पूरा अभी तक सेटअप कर लिया, अब हम उसकी बात करेंगे कि उसे प्रोडक्शन बिल्ड कैसे बनाएंगे और उसकी डिप्लॉयमेंट किस। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन बिल्ड कि जो हमने डेवलपमेंट मोड में जो काम किया है उसको हम प्रोडक्शन बिल्ड में कैसे कर सकते हैं। जैसे हम डेवलपमेंट मोड में क्या होता है, हॉट रीलोडिंग हो जाती है, मैंने कोड में चेंज करा ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है चीज़ें, जो इनएफिशिएंट हो जाती है लाइव वेबसाइट्स के लिए। तो हमें एक बिल्ड क्रिएट करके देनी होती है जो एप्लीकेशन है उसकी मतलब उसे हम लाइव कर सके, उसे डिप्लॉय कर सके, ताकि वो मतलब जो फीचर हम डेवलपमेंट मोड के अंदर यूज़ करते हैं वो फीचर हम लाइव के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर। तो वो एक इनबिल्ट फीचर आ जाता है उनके अंदर जब हम बिल्ड क्रिएट करके डिप्लॉय करते हैं। तो पहला जो रहेगा हमारा वो रहेगा मिनिफिकेशन का, कि जो जावास्क्रिप्ट है, CSS है, HTML है, उन सबको हम वो सब बिल्ड बनाते टाइम पे कंप्रेस हो जाती हैं। जो भी हमारे वेरिएबल्स के नेम है या फिर जो भी हमारा डाटा है उनको हम बिल्कुल रिड्यूस कर सकें जो स्टेट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो बंडल साइज़ है वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हमारा पेज लोड होने में उतना ही टाइम लेगा। अब बात करते हैं हम ट्री शेकिंग की। तो मतलब जो हमारा अनयूज्ड कोड होता है, जो हमारा कमेंटेड कोड होता है, वो भी हम जो बिल्ड बनाते हैं तो उस ड्यूरेशन के अंदर हट जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि पहले भी हम जो हमारा अनयूज्ड कोड है तो उसको हटा के चलें, नहीं तो ये क्या करता है जब लाइव होता है, जब बिल्ड बनती है तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बंडल साइज इंक्रीज होने पे। थर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्टिमाइज एसेट्स, मतलब इमेज जो हो गई या फिर हमारे जो आइकन्स वगैरह हो गए, लोडर्स टाइम, जो लोडिंग टाइम हो गया वो फास्ट करना हो गया, तो इनको भी हम मैनेज करते हुए चलेंगे जब बिल्ड बनाते हैं उससे पहले। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, जो भी हमारे जो कीज़ हैं उनको हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर रखना होता है, ताकि हम जब डिप्लॉय करेंगे तो सर्वर के इन्वायरमेंटल जो होते हैं वो हम जब सर्वर सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे डाल देते हैं, लेकिन जो हमारी जो बिल्ड वाली फाइल है उसके अंदर .env फाइल जाती नहीं है। तो जो हमारे रिजल्ट रहेगा वो रहेगा स्मॉलर, फास्टर एंड सिक्योर एप्लीकेशन रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। मतलब जो बिल्ड्स रहेगी जो हमारी वो हमारी सिक्योर रहेगी, साइज इसका स्मॉल रहेगा जो कि फास्ट लोड हो जाएगा, और ये क्या है एक जो हमारी .env फाइल है वो भी अगर हमारी हटेगी नहीं वहाँ से तो हट जाएगी वहाँ से, तो हमारी जो सीक्रेट की हैं वो भी हमारी जो लाइव होंगी उस टाइम पे नहीं जाएंगी। अब बात करते हैं हम कि जो हमारी बिल्ड है वो किस तरीके से बनेगी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। तो इसके लिए जो हमारी कमांड रहती है वो रहती है npm run build। ये कमांड कैसे काम करती है, तो एग्जीक्यूट द बिल्ड स्क्रिप्ट डिफाइन इन योर पैकेजेशन की जो हमारी बिल्ड वाली जो कमांड है, ये अगर हमारे पैकेज और जेसन के अंदर एक स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट के अंदर बिल्ड नाम से जो कीवर्ड है उसकी जो कमांड रहती है वो उस पर डिपेंड करती है। अगर वो कमांड उसमें है तो ये कमांड रन करेगी, वरना हमें एरर रिटर्न करेगी। कंपाइल योर रिएक्ट एप्लीकेशन इनटू अ स्टैटिक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। जो भी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशंस है तो JSX है उनको वो सेपरेट आउट कर देती है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। प्लेस दीज ऑप्टिमाइज फाइल्स इनटू अ बिल्ड फोल्डर इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। तो ये क्या करेगी, हमारे जो भी फाइल्स हैं उनको डिस्ट फोल्डर के अंदर डाल देती है, बिल्ड फोल्डर के अंदर डाल देती है, ताकि हम उसे ईजिली गेट कर सकें, हमें अलग अलग जगह से चीज़ों को कलेक्ट ना करना पड़े। तो ये जो हमारी प्रोसेस रहता है ये हमारा रहता है वेब एप्लीकेशन की बिल्ड बनाने का। और जब हम यूज़ लेते हैं, जब डिप्लॉय करते हैं, तो हम नेटलीफाई या फिर जो हमारी वर्सल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और हमारी जो गिट की जो रेपो है उसको कनेक्ट कर लेंगे, तो वो डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन को लाइव कर देगा। तो बिल्ड बनाने का प्रोसेस जो हमारा रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। थैंक यू। आज हमारे सारे सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जो भी हमारे सेशंस हैं इनका हमने एक ऑफलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करा है, जो आप इन गिवन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर हमारी जो डेकटेक की ऑफिशियल वेबसाइट है www.dektech.com उस पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड यू कैन ज्वाइन अस एज अ React.js डेवलपर।